हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं 12वीं कला संकाय में एक नया टॉपिक है मांग की लोच के प्रकार। क्या कहा बेटा मैंने? जो टॉपिक का नाम है वो क्या है? मांग के लोच के प्रकार को हमको क्या करना है, देखना है। अब मांग के लोच के प्रकार में मांग के लोच को सामान्यतः कितने प्रकार की बताई गई है? सामान्यतः 3 प्रकार का बताया गया है। सबसे जो पहला है वो क्या है? मांग की कीमत लोच। दूसरा है मांग की आय लोच और तीसरा है मांग की आड़ी लोच। वन बाय वन इसको हम लोग क्या करना चाहेंगे, एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि मांग की कीमत लोच किसे कहा जाएगा। ठीक है, मांग की कीमत लोच किसे कहा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो मांग की कीमत लोच जो है, मांग की कीमत लोच किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के कारण उसकी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन के दर को बताता है। कीमत लोच, मांग की कीमत लोच किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के कारण, मूल्य में परिवर्तन हो गया। माना कि मूल्य कितना था, पहले 10 रुपये था, अब बदल कर कितना हो गया, 15 रुपये हो गया। तो किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के कारण उसकी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन के दर को क्या करती है, बताती है। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन के दर को क्या करती है, बताती है। क्योंकि मूल्य बदलेगा तो मांग में भी क्या हो गया, आपका परिवर्तन होगा, है ना। मूल्य बदलेगा तो मांग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो मांग की कीमत लोच की यदि हमको समझना है तो मांग की कीमत लोच किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के कारण, किसी वस्तु के मूल्य में किसके कारण, परिवर्तन के कारण उसकी मांगी गई मात्रा में क्या होता है बेटा, परिवर्तन होता है, या मांगी गई परिवर्तन दर में क्या होता है, परिवर्तन होता है। उसे किसका नाम दिया गया, मांग की कीमत लोच का नाम दिया गया है। इसको हम लोग निम्न फार्मूला के माध्यम से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि मांग की कीमत लोच का जो फार्मूला है, किसका फार्मूला है, मांग की जो कीमत लोच का फार्मूला है वो क्या है, वस्तु की मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन, वस्तु की मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटा वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। देखो, वस्तु की मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन और कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, मतलब मात्रा, क्या बोला मैंने, मात्रा और किसमें, मात्रा और कीमत में क्या हो रहा है, आपका परिवर्तन हो रहा है। मात्रा और कीमत में क्या हो रहा है बेटा, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अब इसी पर इंग्लिश में जो फार्मूला बना हुआ है, इंग्लिश में इसका क्या फार्मूला बना हुआ है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ई पी इक्वल टू डेल्टा, क्या दिया है देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा। आइए हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। ठीक है, डेल्टा ई पी, क्या बोला है बेटा, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी बटा क्या दिया, आपका पी दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे बटे बटे दिए हुए हैं, तो इसको देखो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा क्यू भागित क्या दिया हुआ है हम लोगों का, डेल्टा पी बटा पी, डेल्टा पी बटा क्या दिखा दे रहा हम लोग का, पी। तो जब अब इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे, जब इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, तो जो बटा जो भागित के रूप में दिखाई दे रहा है वो क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, चिन्ह में परिवर्तन होगा। भाग गुणा के रूप में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो भाग जब गुणा के रूप में परिवर्तन होगा तो कैसा होगा, उसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो, डेल्टा क्यू बटा क्यू गुणा, यहाँ ऊपर देखो डेल्टा पी बटा पी है तो वो पी ऊपर चला जाएगा, पी बटा डेल्टा क्या हो जाएगा बेटा, आपका पी हो जाएगा। अब अंश का गुणा अंश के साथ और हर का गुणा हर के साथ हो जाएगा। अंश का गुणा अंश के साथ होगा और हर का गुणा किसके साथ होगा, हर के साथ होगा। इसी को यहाँ पर क्या बताया गया है, ई पी बराबर होता है मांग की कीमत लोच, क्यू बराबर क्या होता है बेटा, आपका मांगी गई मात्रा, क्योंकि क्यू फॉर होता क्या है बेटा, क्यू फॉर क्वांटिटी होता है, क्यू फॉर क्या होता है, क्वांटिटी होता है। पी फॉर क्या होता है, वस्तु की कीमत होती है। डेल्टा का मतलब होता है मात्रा में परिवर्तन, चाहे मात्रा में परिवर्तन हो या कीमत में परिवर्तन हो। जब
मांगी गई मात्रा में अंतर को ज्ञात करना होगा। मांगी गई मात्रा में अंतर को ज्ञात करना होगा तो आपको लेना होगा डेल्टा क्यू बराबर Q2 माइनस Q1। Q2 माइनस क्या हो जाएगा Q1। यदि यहाँ पर 5 Q2 का मान 5 है और Q1 का मान 3 है तो 5 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, है ना। तो ये मांगी गई मात्रा में परिवर्तन के अंतर को क्या करेगा बताएगा। उसी में आपका जो अनदर चीज़ बताया गया है उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग क्या देखेंगे। उदाहरण में क्या दिया हुआ है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर है एक्स वस्तु की प्रति इकाई कीमत कितना दिखाई दे रहा है बेटा आपको 5 रुपया। 5 रुपये होने पर कितना इकाइयाँ खरीदी जा रही है 500 इकाइयाँ खरीदी जा रही है। और वही 3 रुपया होने पर कितना इकाइयाँ खरीदी जा रही है 1000 इकाइयाँ खरीदी जा रही है। ध्यान दीजिएगा क्या कहा मैंने, जब कितना रुपए था 5 रुपये था तो कितनी इकाइयाँ खरीदी गई 500 इकाइयाँ खरीदी गई। वही घटकर कितना रुपया हो गया 3 रुपया हो गया तो कितना इकाइयाँ खरीदी जा रही है 1000 इकाइयाँ खरीदी जा रही है। बात सही है। कीमत बढ़ा था तो मांग कम हुआ था और कीमत घटा है तो मांग बढ़ा हुआ है, क्योंकि 5 रुपये में 500 इकाई 3 रुपये में 1000 इकाई की क्या हो रही है मांग हो रही है। इसी को फार्मूला के माध्यम से अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें, किसके माध्यम से सॉल्व करना चाहें बेटा, फार्मूला के माध्यम से सॉल्व करना चाहें तो जब फार्मूला के माध्यम से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, ई पी बराबर डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी बटा यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको पी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रारंभिक मैंने पहले मांगी गई मात्रा, तो यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी कौन है, बड़ी क्वांटिटी 1000 है। यहाँ प्रश्न में देखो बड़ी क्वांटिटी कौन है 1000 है और छोटी क्वांटिटी कौन है 500 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़ी क्वांटिटी, ध्यान दीजिएगा बड़ी क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूँ तो बड़ी क्वांटिटी कौन है बेटा हमारा 1000 और छोटी क्वांटिटी कौन है आपका 500। बड़ी कीमत कौन है बेटा हम लोगों का, बड़ी कीमत 500 और 5 रुपये और छोटी कीमत कौन है आपका 3 रुपये है। अब हम क्या करें, इसका जो मैं आपको फार्मूला बेस बताया था कि Q2 माइनस Q1 बटा क्या हो जाएगा आपका, Q1 बटा क्या हो जाएगा आपका Q1 बटा Q1। Q2 का मान कितना है 1000, Q1 का मान कितना है 500, ठीक है। Q1 का मान कितना है आपका, Q1 का मान 500 है। क्या कहा फिर से देखेंगे, Q2 का मान कितना है बेटा हम लोगों का 1000 और Q1 का मान कितना है हम लोगों का 500। अब हम क्या करें, Q2 की जगह रख दीजिए कितना 1000 रख दीजिए, है ना। Q2 की जगह कितना रख दीजिए 1000 रख दीजिए और Q1 की जगह कितना रख दीजिए आप 500 रख दीजिए बटा क्या हो जाएगा बेटा हम लोग का Q1 का मान कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ी कीमत ऋण छोटी कीमत बटा बड़ी कीमत। हालांकि यहाँ पर ना छोटी क्वांटिटी को रखा है तो हम लोग भी छोटी क्वांटिटी को रखेंगे। बड़ी कीमत P2 माइनस P1 बटा P1 बटा क्या हो जाएगा आपका P1, क्योंकि यहाँ पर Q1 को रखा गया है तो यहाँ पर भी किसको रखना होगा हम लोग को P1 को रखना होगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब कैसा सॉल्व होगा, Q2 की जगह हमने कितना रखा था 1000 रखा था, Q1 की जगह कितना रखा था 500 रखा था, Q1 की जगह कितना रखा था फिर 500 रखा था, P2 की जगह कितना रखा था 5 रखा था, P1 की जगह कितना रखा था आपका 3 रखा था और फिर बड़ी कीमत P2, बड़ी कीमत क्या हो जाएगा P2 और छोटी कीमत क्या हो जाएगा आपका P1। तो यहाँ पर P1 का मान रखना होगा आपका कितना 3। जिस प्रकार यहाँ पर Q1 का मान 500 रखे थे 500 रखे हैं, उसी प्रकार यहाँ पर P1 का मान कितना रखना होगा आपको 3 रखना होगा। अब सॉल्व करो, 1000 में 500 गया तो कितना बचेगा बेटा आपका 500 बचेगा बटा कितना दिखाई दे रहा है आपको 500 दिखाई दे रहा है बटा क्या हो जाएगा 5 में 3 गया तो कितना बचा 2 बचा, फिर बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बुक में थोड़ा उल्टा है ना। तो अब क्या करेंगे, चेंज करेंगे, बटा 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 बहुत सारा बटा है तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 500 बटा 500 गुणा नीचे में कौन था 3 बटा 2। 500 एकम 500 एकम क्या हो गया कैंसल, 500 एकम 500, 500 एकम 500, 500 एकम 500, 500 एकम 500। अब 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो क्या होगा 3 एकम 3 और 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 2 एकम 2, कितना आ गया 3 बटा 2।
कितना आ गया बेटा हम लोगों का? 3/2 आ गया। तो 3/2 को जब हम लोग क्या करेंगे, 3 को 2 से भाग देंगे। 3 को किससे भाग देंगे? 3 को जब 2 से क्या करेंगे हम लोग, भाग देंगे, तो इसका आंसर कितना आएगा? 1.5 आएगा। हालांकि हमारे जो बुक में क्या हुआ है, हमारे बुक में कितना दिया? 2.5 दिया हुआ है। हमारे बुक में कितना दिया हुआ है? 2.5 दिया हुआ है, लेकिन सही मायने में देखा जाए इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1.5 आएगी। क्यों? तो जब यहाँ पर क्वांटिटी Q1 का मान जब 500 रखा है, Q1 का मान जब 500 रखा है, तो भाई यहाँ पर हम लोग को P1 तो रखना होगा, 5 की जगह 3 रखना होगा। 5 की जगह क्या रखना होगा? 3 रखना होगा। इसको P2 मानो, इसको क्या मानो? P2, इसको क्या मानो? Q1, इसको क्या मानो? P1, और इसको क्या मानो? आपका Q2 मानिए, आपका आंसर आ जाएगा। फिर अगली कड़ी में देखते हैं मांग की कीमत लोच की श्रेणियाँ। क्या बोला बेटा मैंने? मांग की कीमत लोच की श्रेणियाँ। तो श्रेणियों को कितने भागों में बांटा गया है? निम्न 5 श्रेणियों में क्या किया गया? बांटा गया है। नंबर फर्स्ट है पूर्णतया लोचदार मांग। नंबर पहला क्या है? हाँ चलिए, मैं बता रहा था क्या आपको? पूर्णतया लोचदार मांग। क्या बता रहा था बेटा मैं आपको? पूर्णतया लोचदार मांग बता रहा था। ठीक है, तो पूर्णतया लोचदार मांग होता क्या है? किसी वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन न होने पर भी वस्तु की मांग में भारी परिवर्तन आ जाए। कहने का मतलब क्या है कि हम कोई वस्तु को खरीदना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए सेब है। सेब के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन मांग में भारी परिवर्तन आ जाता है, तो ऐसी वस्तु की मांग को पूर्णतया कैसी मांग कहा जाता है? लोचदार मांग कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो सेब का कीमत चल रहा है, मान लीजिए आपका 100 रुपये किलो चल रहा है। कितने रुपये किलो चल रहा है? 100 रुपये किलो चल रहा है। तो सेब के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, नो चेंज। किसके मूल्य में? सेब के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन उसके मांग में क्या हुआ है? आपका चेंजिंग हुआ है, उसके मांग में डेल्टा हुआ है, उसके मांग में परिवर्तन हुआ है। तो ऐसे को क्या कहा जाएगा? पूर्णतया लोचदार मांग कहा जाता है। ठीक है, अब देखेंगे आगे। आइए बच्चों देखते हैं, मैंने बताया था आपको क्या? पूर्णतया लोचदार मांग। मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन मांग में भारी क्या आ गया? परिवर्तन आ गया, तो उसे क्या कहा जाएगा? पूर्णतया लोचदार मांग कहा जाता है। देखो बच्चों, यहाँ पर है मांग की लोच अनंत होती है। किसकी लोच अनंत होती है बेटा? मांग की जो लोच है, मांग की जो क्या है? लोच है, वो कैसा होता है? अनंत होता है। कैसे? जब वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन मांग में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो गई? 10% की वृद्धि हो गई। मूल्य जैसा का तैसा है, लेकिन मांग में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गया? 10% का वृद्धि, या 10% की यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? आपको कमी देखने को मिल रहा है। 10% की वृद्धि और 10% की कमी हुई है, तो मांग का लोच गणितीय परिणाम कैसा होगा? आपका इन्फिनाइट होगा। इन्फिनाइट का यहाँ पर आपको सिंबल भी दिखाई दे रहा है, अनंत। इन्फिनाइट, ये अनंत हो जाएगा। क्या कहा मैंने? कीमत में किसी प्रकार का क्या देखने को नहीं मिला बेटा? परिवर्तन देखने को नहीं मिला, लेकिन मांग में कितना प्रतिशत का कमी हो गया? 10% का कमी हो गया, और मांग में भी 10% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। कमी भी 10 और वृद्धि भी 10। लेकिन अगर लोच गणितीय परिणाम को देखें, तो गणितीय परिणाम उसका कैसा होता है? इन्फिनाइट होता है, इसका अनंत होता है। ठीक है, इसको हम निम्न रेखा चित्र के माध्यम से क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं कि यहाँ पर देख लो आप, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? प्रस्तुत रेखा चित्र OX हमारी कौन सी रेखा बेटा? आपका आधार रेखा है। OX हमारी कौन सी रेखा है? OX हमारी कौन सी रेखा है? आधार रेखा है। और OY हमारी कौन सी रेखा है? लंब रेखा है। OX आधार रेखा और OY लंब रेखा। यहाँ पर आपको एक रेखा दिखाई दे रहा है DD। DD हमारा क्या कहलाएगा? प्रारंभिक मांग वक्र कहलाएगा, जो OX के समानांतर एक रेखा क्या किया गया है बेटा? खींचा गया है। OX के समानांतर एक रेखा खींचा गया है, कौन सा? DD मांग वक्र को। OY हमारी लंब रेखा है ना? OY हमारी कौन सी रेखा है? OY हमारी लंब रेखा है, और OX हमारी कौन सी रेखा है? आधार रेखा है। OY में वस्तु की कीमत को दिखाया गया है, और OX में वस्तु की क्वांटिटी को दिखाया गया। फिर से देखना, क्या कहा मैंने? OY में वस्तु की कीमत को दिखाया गया है, और OX में वस्तु की मात्रा को क्या किया गया है बेटा? दिखाया गया है। यहाँ पर देख लेंगे थोड़ा सा चित्र से क्या स्पष्ट हो रहा है। जब हमारा OP में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यहाँ से जा रहा हूँ मैं, OP में क्या नहीं हुआ? कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहाँ पर देख लो OQ में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, OQ में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। कभी कभी
क्या होता है, बढ़कर OQ1 हो जाता है, कभी कभी बढ़कर क्या हो जाएगा OQ1। मतलब OQ1 कब होगा, जब कीमत कम होगी। कीमत कम होगा तो ज़्यादा मांग करेंगे, कीमत कम होगा तो कैसा मांग करेंगे, ज़्यादा मांग करेंगे। कीमत हमारा मान लीजिए OP से घटकर OP2 आ जाता है, ये तो बढ़ा हुआ चीज़ है, यहाँ पर बढ़ा हुआ चीज़ दिखाई दे रहा है। तो घटकर अगर मान लीजिए OP1 या OP2 ऐसे आ जाता है तो आपका क्वांटिटी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप OQ की जगह OQ1 क्या करना चालू कर देंगे, मांग करना चालू कर देंगे। समझने का थोड़ा प्रयास करिएगा। यहाँ पर देखेंगे आप, हमारा जो डायग्राम है ये OX हमारी कौन सी रेखा है, ये OX हमारी आधार रेखा है। OX हमारी कौन सी रेखा बेटा, आधार रेखा। और OY कौन सी रेखा, हम लोगों की लंब रेखा है। लंब रेखा में वस्तु की कीमत को दिखाया गया है और आधार रेखा में वस्तु की मात्रा को दिखाया गया है। वही OX के समानांतर एक रेखा खींचा गया है जिसका नाम क्या है, DD प्रारंभिक मांग वक्र है। DD क्या है, प्रारंभिक मांग वक्र है। चित्र में एक स्पष्ट हो रहा है कि जब OP में, क्या मैं कहा बेटा मैंने, जब OP में परिवर्तन न होने पर वस्तु की मांग कभी OQ के बराबर है। मतलब ये ज्यों का त्यों है, तो उसकी जो मात्रा है, उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी जो क्या है क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी कहाँ आकर रह गई, वो क्वांटिटी आपका OQ में आकर क्या हो गई, रह गई। किस में आकर रह गई बेटा, ये OQ में आकर क्या हो गई, रह गई। चलिए देखते हैं बेटा हम लोग क्या देख रहे थे। चित्र से स्पष्ट है कि वस्तु की जो कीमत है OP में कोई परिवर्तन न होने पर भी वस्तु की मांग कभी OQ के बराबर है, तो कभी बढ़कर OQ1 हो जाती है, तो कभी घटकर OQ2 हो जाता है। OP तो वैसा क्या वैसा है, ना तो OP1 हो रहा है, ना OP2 हो रहा है, ना OP3 हो रहा है, ना OP4 हो रहा है, वो क्या है, OP1 है। तो OP1 है तो क्या हो रहा है, OP1 है, तो OP1 के कंडीशन में क्या हो जाएगा, OP1 के कंडीशन में क्या हो जाएगा, कभी OQ हो जा रहा है, तो कभी OQ1 हो जा रहा है, तो कभी OQ2 के स्थिति पर आ जा रहा है। इसलिए कहा गया है DD जो मांग रेखा है वो पूर्णतः लोचदार है, लचीला है। कीमत स्थायी है लेकिन मांग में भारी परिवर्तन हो जा रहा है, कभी कम हो जा रहा है तो कभी ज़्यादा हो जा रहा है। इसलिए उसे क्या माना गया, लोचदार माना गया है, इन्फिनाइट माना है, अनंत माना गया है। किसको, EP को। थैंक यू। नेक्स्ट ऑडियो में फिर देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अधिक लोचदार मांग को देखेंगे। आप सभी इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा से इसको रीड करें, राइट करें अपने कॉपी में, ठीक है। थैंक यू सो मच।